हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के टॉपिक में हम डिस्कशन करेंगे सेक्शन 139 सब सेक्शन 8A, जो किसकी बात करता है, अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम। यह सेक्शन कब इंसर्ट हुआ था। ये सेक्शन इंसर्ट हुआ था फाइनेंस एक्ट 2022 में, और यह अप्लीकेबल है हमारे मई तो 2023 और नवंबर 2023 के एग्जाम के पर्पस में। आज हम बात करेंगे कि अपडेटेड रिटर्न होता क्या है और कब ये कब तक हम फाइल कर सकते हैं। ये बात क्या करता है कि एनी पर्सन मे फर्निश एन अपडेटेड रिटर्न ऑफ हिज इनकम, द इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन in respect of which he is assessable for the previous year relevant to the assessment year at any time within 24 months from the end of the relevant assessment year। जो हमारा relevant assessment year है उसके within 24 months हम क्या कर सकते हैं, अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है कि अगर असेसमेंट ईयर 23-24 की बात करें हम, वो कब तक फाइल हो सकता है हमारा 31/3/2026 तक, तो हम इसको फाइल कर सकते हैं अपडेटेड रिटर्न। अपडेटेड रिटर्न फाइल करने क्या होता है, इसमें बात करता है क्या, दिस इज रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर और नॉट ही हैज फर्निश अ रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 और बिलेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 और रिवाइज रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 फॉर द दैट असेसमेंट ईयर। यहाँ पर क्या है कि असेसमेंट ने क्या करा है, अपना या तो ओरिजिनल रिटर्न फाइल करी है या नहीं करी, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिलेटेड रिटर्न फाइल करा या नहीं करा, या रिवाइज रिटर्न फाइल करा है या नहीं करा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसको क्या करना है कि वो अपडेटेड रिटर्न फाइल कब कर सकता है, विद इन 24 months फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। अब यहाँ पर बिलेटेड रिटर्न की बात करें, बिलेटेड रिटर्न हम कब तक फाइल कर सकते हैं। अगर मैं बिलेटेड रिटर्न, ये थोड़ा सा जरूरी है हमारे समय समझने के लिए, 139(4) में बिलेटेड रिटर्न कब तक फाइल कर सकते हैं हम, कब तक, 3 months बिफोर द एंडिंग ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। क्या हो गया, इसका हम कर सकते हैं असेसमेंट ईयर हमारा क्या हो जाएगा, ये असेसमेंट ईयर 23-24 है। तो हम कब तक फाइल कर सकते हैं, 31 दिसंबर 2023 तक हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए। सिमिलरली हम इसको रिवाइज कब तक कर सकते हैं, रिवाइज कब तक कर सकते हैं, सिमिलरली 3 months बिफोर द एंडिंग ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, वो भी 31/12/2023 तक हमको इसका क्या रिवाइज कर सकते हैं। अब यह कर क्या करता है, अब आगे बात करते हैं कि जो सेक्शन 139 सब सेक्शन 8A है, एप्लीकेबल किसके लिए नहीं है, कि अगर हम क्या करेंगे, the provision of updated return would not apply if the updated return of such person for the debt assessment year is loss return of income। हम अब क्या करेंगे, अगर हमने लॉस रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी है किसमें, अपडेटेड रिटर्न में, तो क्या होगा, वो ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा और ये हम नहीं कर सकते, लॉस रिटर्न का फाइल हम अपडेटेड रिटर्न में नहीं कर सकते। और दूसरा क्या है कि अगर हमने रिटर्न फाइल करा, जैसे टोटल टैक्स लायबिलिटी हमारा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, मतलब हमने क्या करा है, हमने जो ओरिजिनल रिटर्न फाइल करी थी अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 या बिलेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 4 और रिवाइज रिटर्न वन सेक्शन 139 सब सेक्शन 5 में, उसमें क्या करा था, सपोज ये तीनों में हमने क्या करा था, सेक्शन 139 हो या सेक्शन, और क्या होगा तो सेक्शन 139(4) हो या सेक्शन क्या हो 139 सेक्शन 5 हो। अगर हम इन तीनों सेक्शन में हमने क्या करा, रिटर्न फाइल पहले करा था, तो इसमें सपोज 100 रुपये की हमें टैक्स लाइबिलिटी थी, तो टैक्स लाइबिलिटी 100 से कम नहीं होना चाहिए, मतलब ये अगर हम 90 का करें, 100 से कम नहीं होना चाहिए यहाँ पर। अगर 100 से, अगर टैक्स लाइबिलिटी हमारी डिक्रीज हो रही है, अगर टोटल टैक्स लाइबिलिटी हमारी डिक्रीज हो रही है, तब भी हम क्या कर सकते हैं, अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। अब दूसरा सिनेरियो लेता हूं मैं, ये तो हो गया टैक्स लायबिलिटी की। अब बात करते हैं तीसरा सिनेरियो क्या हो गया, कि अगर हमारा क्या है, अगर हमने क्या करा है, अगर हमने क्या 139 सब सेक्शन 1 में रिटर्न फाइल करी है या रिवाइज रिटर्न फाइल करी है, बिलेटेड रिटर्न फाइल करी है, अगर हमने उसमें रिफंड क्लेम करा है, रिफंड क्लेम करा है, सपोज हमने 100 रुपये रिफंड क्लेम करे, हमने क्या करा है 100 रुपये अगर हमने रिफंड क्लेम करा है हमने, तो हम रिफंड को इंक्रीज नहीं कर सकते।
हम इंक्रीज को अपडेटेड रिटर्न में इंक्रीज नहीं करते। तो 3 सिनेरियो बनता है जो हम क्या करते हैं, अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। कब? किसी सिचुएशन में कि हमने क्या है, अगर हमने लॉस रिटर्न फाइल करनी हो अपडेटेड रिटर्न में नहीं कर सकते। अगर टैक्स लायबिलिटी कम हो रही है, जो हमने पहले रिटर्न फाइल करा था, अगर उससे कम हो रही है अपडेटेड रिटर्न में हम फाइल नहीं कर सकते अपडेटेड रिटर्न। और तीसरा बनता है क्या कि हमने अगर पहले रिटर्न इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रखी हो और उसमें हमारा हमने रिफंड क्लेम करा हो, और अपडेटेड में जो हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं जिससे हमारा क्या है कि हम अपना रिफंड हमारा इंक्रीज हो रहा हो, तो भी हम क्या कर सकते हैं, अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लॉस ऑफ रिटर्न क्या कि मतलब अपडेट अब जब हम अपडेटेड रिटर्न फाइल करेंगे तो वहाँ पर लॉस रिटर्न नहीं होना चाहिए। ये बात ध्यान देने वाली बात है। अब दूसरी बात क्या है कि में लॉस रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। और दूसरा सिचुएशन क्या होता है कि अगर किसी एसएससी ने अपना रिटर्न 139 सबसेक्शन 139(1) में क्या करा है, लॉस का रिटर्न फाइल करा है, तो उस केस में क्या होगा, एसएससी को अलाउ होगा कि वह अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दे लॉस का। किसमें? अगर हमने ओरिजिनल रिटर्न फाइल करा है अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, मतलब ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, हमने अगर लॉस का रिटर्न फाइल करा है, इन दैट केस वी कैन फाइल द अपडेटेड रिटर्न। वो क्या हो सकता है, हमारा लॉस का रिटर्न हो सकता है। इसको समझते हैं। इफ एनी पर्सन हैज अ लॉस इन एनी प्रीवियस ईयर एंड हैज फर्निश्ड अ रिटर्न of loss on or before the due date of filing of return under section 139 subsection 1, he shall be allowed to furnish an updated return if such updated return of income is a loss। अगर हम वो हमारा अलाउ हो सकता है, हम कर सकते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर हमने क्या करा कि हमारा लॉस है, क्या अगर हमारा लॉस है अनएब्जॉर्ब्ड कैरी फॉरवर्ड हो रहा था, या क्या है अगर अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन है या मेट की क्रेडिट है, हम क्या कर सकते हैं, उसको क्लेम कर सकते हैं अपडेटेड रिटर्न में। ठीक है, अब क्या कर सकता, अब क्या हुआ है कि नो अपडेटेड रिटर्न शैल बी फर्निश्ड इन द फॉलोइंग सिनेरियो, या कुछ सिचुएशन दिए गए हैं कि जैसे मैंने 3 सिचुएशन बताए थे यहाँ पर कि हमने अगर लॉस का रिटर्न फाइल करना हो नहीं कर सकते अपडेटेड रिटर्न। अगर हमें टोटल लायबिलिटी टैक्स लायबिलिटी डिक्रीज हो रही डिक्रीज हो रही है, उस केस में हम क्या कर सकते हैं, अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। और तीसरा सिचुएशन था कि अगर हमारा रिफंड इंक्रीज हो रहा है, उस केस में हम क्या कर सकते हैं, अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। बट यहाँ इन्होंने क्या क्या कुछ सर्कमस्टांसेस दिए हैं कि जहाँ पे अपडेटेड रिटर्न हम फाइल नहीं कर सकते हैं। वो क्या है कि अगर सर्च के केस में, अगर सर्च इनिशिएट हुआ है या कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स या अदर डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट द्वारा मांगा गया है, तो उस केस में क्या कर सकते हैं, हम अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। अगर एसएससी के यहाँ सर्वे हुआ है, सर्वे अंडर सेक्शन 133 सबसेक्शन अंडर सेक्शन 133A में, मतलब अदर टीडी वो क्या मतलब टीडीएस और टीसीएस का सर्वे नहीं हो, मतलब अदर देन सर्वे कंडक्टेड इन रिलेशन टू टीडीएस और टीसीएस, मतलब अगर सर्वे कंडक्ट हुआ है किसमें, अंडर सेक्शन 133A में, मतलब वो सर्वे टीडीएस और टीसीएस के लिए नहीं है, तो भी हम क्या कर सकते हैं, अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। अगर क्या हुआ है, वेयर अ नोटिस हैज बीन इशूड to effect that any money, bullion, jewelry, valuable article or things seized or requisition under section 132 or under section 132A in case of any other person belongs to the such person। अगर कोई नोटिस इशू हुआ क्या है, मनी बिलियन मतलब सीज डॉक्यूमेंट के लिए जिसका रिक्विजिशन हुई है अंडर सेक्शन 132 सब सेक्शन और अंडर सेक्शन 132A में, उस केस में भी हम क्या कर सकते हैं, अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। दूसरा सिचुएशन क्या है कि अगर हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर डॉक्यूमेंट जो सीज हुआ है और रिक्विजिशन हुआ है कहाँ पे, अंडर सेक्शन 132 और अंडर सेक्शन 132A में भी, उस केस में हम क्या कर सकते हैं, अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। तो बात हो गई कि हमारा सर्च सिचुएशन वाला कि सर्च हुआ है या बुक्स ऑफ अकाउंट का रिक्विजिशन हुआ है, सर्वे हुआ है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। अगर सीधे शब्दों में बात करें इसको, तो अगर सर्च हुआ है या बुक्स अकाउंट को या मनी बुलियन को रिक्विजिशन हुई है या सर्वे हुआ है, सर्वे मतलब टीसीएस और टीडीएस और टीसीएस का सर्वे छोड़ के, तो क्या अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं।
अब दूसरी बात कर क्या करते हैं कि हमने अगर एक बार अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दिया तो दूसरी बार हम सेकेंड टाइम उसको नहीं कर सकते। अगर हमने अपडेटेड रिटर्न एक टाइम फाइल कर दिया तो हमें दूसरी बार अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। वेयर अ पर्सन हैज फर्निश्ड एन अपडेटेड रिटर्न अंडर दिस सबसेक्शन फॉर द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। अगर तीसरा सिचुएशन क्या है कि अगर हम माना एनी प्रोसीडिंग फॉर द असेसमेंट ईयर, असेसमेंट, रीअसेसमेंट, रिकम्पुटेशन और रिवीजन ऑफ इनकम अंडर दिस एक्ट इज पेंडिंग और हैज बीन कंप्लीटेड फॉर द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। यहाँ ध्यान देने वाली बात है क्या कि अगर हमारा कोई प्रोसीडिंग क्या है, असेसमेंट चल रही है, रीअसेसमेंट हो रहा है या रिकम्पुटेशन हो रहा है या रिवीजन ऑफ इनकम हो रहा है, या तो पेंडिंग है या क्या है वो कंप्लीट हो चुका है, असेसमेंट, रीअसेसमेंट, रिकम्पुटेशन, रिवीजन ऑफ इनकम, उस केस में भी हम क्या कर सकते हैं, अपना अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। चौथा सिचुएशन क्या है कि असेसिंग ऑफिसर के पास इंफॉर्मेशन है कि वेयर द असेसिंग ऑफिसर हैज इंफॉर्मेशन इन हिज possession that for the relevant assessment year in respect of the person under smuggler and a foreign exchange manipulator। इसमें क्या है कि फॉर फ्यूचर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1976 और प्रोविजन ऑफ द बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 और प्रिवेंशन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 और ब्लैक मनी and imposition act 2015 and other same has been communicated to him prior to the date of the furnishing of updated return। अगर असेसिंग ऑफिसर के पास कोई इंफॉर्मेशन है कि वो क्या है किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर इंफॉर्मेशन क्या है, स्मगलर फॉरेन एक्सचेंज के बारे में अगर उसके इंफॉर्मेशन है, प्रोहिबिशन ऑफ द बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 और प्रिवेंशन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और ब्लैक मनी एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट 2015, तो इसके अगर असेसिंग ऑफिसर ने कम्युनिकेट किसको कर दिया है, उस एसएससी को कर दिया है, इस केस में भी क्या हो सकता है कि अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं। पांचवा सिचुएशन क्या है, वेयर इंफॉर्मेशन फॉर द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर हैज बीन रिसीव्ड अंडर एन एग्रीमेंट रेफर्ड टू इन सेक्शन 90 और सेक्शन 90A in respect of such person and same has been communicated to him prior to the date of the furnishing of updated return। अगर कोई इंफॉर्मेशन है किसके पास, एसएससी का, किसके लिए, किसके अंडर सेक्शन 90, अगर असेसिंग ऑफिसर के पास एसएससी के रिस्पेक्ट में कोई अगर इन्फॉर्मेशन है किस सेक्शन में, 9 सेक्शन अंडर सेक्शन 90 और 90A में, और से वो कम्युनिकेट किससे कर चुका है, एसएससी से कर चुका है किस पर अपडेटेड रिटर्न फाइल करने से पहले, तो उस सिचुएशन में भी क्या है कि एसएससी अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकता है। अब बात आती है अगर एसएससी के अगेंस्ट, छठा सिचुएशन क्या है कि प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग इनिशिएट हो चुका है किसी भी असेसमेंट ईयर में, तो क्या कर सकता है, उस साल के लिए क्या हो सकता है, अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकता है। इफ एनी प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग अंडर चैप्टर 22 have been initiated for the relevant assessment year in respect of a person prior to the date of furnishing of return under सबसेक्शन, अंडर दिस सबसेक्शन मतलब अपडेटेड रिटर्न फाइल करने से पहले अगर कोई प्रोसिक्यूशन अगर इनिशिएट किया जा चुका है, तो उस केस में भी क्या करेगा, अपडेटेड रिटर्न फाइल एसएससी नहीं कर सकता है। अब यहाँ तो 6 सिचुएशन हो गई कि अब क्या हो सकता है, एसएससी अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकता। 6 सिचुएशन कौन सा है, या सर्च है, सर्वे वाला सिचुएशन है, या बुक्स ऑफ अकाउंट्स, या मनी बुलियन को रिक्विजिशन हुआ है, उस केस में क्या कर सकता है, एसएससी अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकता है। दूसरा क्या है कि अगर एसएससी ने पहले अपडेटेड रिटर्न फाइल कर चुका है, तो उस सिचुएशन में भी उससे सेकेंड टाइम ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि वो क्या कर सकता है, अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सके। तीसरा सिचुएशन क्या है कि अगर रीअसेसमेंट, रिकम्पुटेशन, रिवीजन ऑफ इनकम अगर पेंडिंग है या कंप्लीट हो चुका है, तो उस केस में एसएससी क्या कर सकता है, मतलब अपना क्या कर सकता है, अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकता है। अगर असेसिंग ऑफिसर के पास इंफॉर्मेशन है कि किस एक्ट में, स्मगलर एंड फॉरेन एक्सचेंज एक्ट, बेनामी एक्ट, प्रॉपर्टी एक्ट में, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में,
कि एसएससी के और कि और एसएससी इसको क्या असेसिंग ऑफिसर क्या कर चुका है, इसका कम्युनिकेट कर चुका है किसको, एसएससी को, बिफोर द फाइलिंग ऑफ द अपडेटेड रिटर्न। इस केस में भी एसएससी क्या कर सकता है, अपडेटेड रिटर्न फाइलिंग कर सकता है। अगर असेसिंग ऑफिसर के पास इन्फॉर्मेशन है किसके रिस्पेक्ट में, मतलब टीपी ट्रांसफर प्राइसिंग के रिस्पेक्ट में कि एसएससी ने अपना सही से इनकम डिस्क्लोज नहीं करा है अंडर सेक्शन 90 और 90A में, और यह असेसिंग ऑफिसर किसको, एसएससी को कम्युनिकेट कर चुका है किस अपडेटेड रिटर्न फाइल करने से पहले, तो इस केस में भी क्या करना है कि एसएससी अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकता है। अगर अगर एसएससी का प्रोसिक्यूशन लॉन्च हो चुका है अंडर चैप्टर क्या 22 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, इस केस में भी क्या कर सकता है एसएससी अपडेटेड रिटर्न फाइल। टैक्स ऑन अपडेटेड रिटर्न, टैक्स ऑन अपडेटेड रिटर्न, टैक्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे अपडेटेड रिटर्न पे। अगर एसएससी ने क्या करा है कि अगर कोई रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं किया है पहले, तो उसमें क्या होगा, टैक्स टू बी पेड along with interest and fee before furnishing the updating return where no return of income under section 139(1) or section 139 subsection 4 has been furnished by the SSC. A tax is payable on the basis of updated return to be furnished by the SSC under section 139 subsection 8A. The SSC would be liable to pay such tax together with interest fee payable under any provision of this act for delay in furnishing the return or default or delay in payment of advance tax along with the payment of additional income tax computed under section 140B subsection 3 before the furnishing of income tax return. The updated return shall be accompanied by the proof of payment of such tax additional income tax interest and fee. अब क्या क्या अगर एसएससी ने अपना रिटर्न फाइल नहीं करा है किसमें, अंडर सेक्शन मतलब 139 मतलब ऑन बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, या अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 4 मतलब बिलेटेड रिटर्न अगर फाइल नहीं करा है तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा इनकम टैक्स फाइल करेगा और उस पर क्या करेगा, वो टैक्स इंटरेस्ट पे करेगा, कोई फी पेबल है वो पे करेगा, अगर डिले रिटर्न फाइल को वो पे करेगा, और उस पर अगर इंटरेस्ट जो चार्ज होता है वो पे करेगा। ठीक है, क्या क्या पे करेगा, टैक्स पे करेगा, फी पे करेगा, फी मीन्स लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न मतलब जो फी होती है वो पे करेगा। अगर इंटरेस्ट किस सेक्शन में पे करेगा, इंटरेस्ट किस सेक्शन में, अंडर सेक्शन 234A 234B 234C में इंटरेस्ट पे करेगा। एडवांस टैक्स के लिए हो गया ये सेक्शन 234B और C, और 234A डिले जब लेट फाइल में रिटर्न करते हैं इसके लिए वो हो गया। और एडिशनल टैक्स 20% 25% वो टोटल इनकम टोटल टैक्स की बात करता है, वो आगे समझेंगे, वो सारा पे करेगा। अब क्या होगा, मेनर ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल ऑन द बेसिस ऑफ अपडेटेड रिटर्न क्या होगा, उसमें द टैक्स पेबल इज टू बी कंप्यूटेड आफ्टर टेकिंग द अकाउंट ऑफ फॉलोइंग टैक्स अमाउंट ऑलरेडी पेड। अगर जो टैक्स लायबिलिटी हमारा जो आ रहा है उसमें से हम क्या लेस करेंगे, एडवांस टैक्स कोई एसएससी ने अगर पे करा है, टीडीएस और टीडीएस की क्रेडिट हम लेंगे, कोई रिलीफ हो अंडर सेक्शन 89 में वो हमें मिलेगा। जो टैक्स बेनिफिट है किसमें, ट्रांसफर प्राइसिंग में जो टैक्स बेनिफिट आता है वो अगर अंडर सेक्शन 1991 में उसका बेनिफिट मिलेगा हमें। मतलब इसका क्या होता है कि अगर हम आउटसाइड इंडिया DTAA में अगर हमने आउटसाइड इंडिया अगर कोई टैक्स पे करा है तो उसका बेनिफिट हमें क्या मिल जाता है, इंडिया मिल जाता है, वो टैक्स क्रेडिट में वो बेनिफिट हमें मिल जाएगा। सिमिलरली ये क्या होता है, अगर किसी कंट्री के साथ ये एग्रीमेंट है, DTA का एग्रीमेंट है, तो उस केस में अगर दूसरा सिचुएशन क्या हुआ कि अगर किसी आउटसाइड कंट्री के साथ हमारा DTA का एग्रीमेंट नहीं है तो उस केस में क्या होगा, हमें भी अगर हमने बाहर इंडिया के बाहर अगर कोई टैक्स पे करा है तो उसका क्रेडिट हमें अंडर सेक्शन 90A में मिल जाएगा। अगर हमें मेट का क्रेडिट है वो भी हमें मिल जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पर सिचुएशन क्या हो गया कि हमें टैक्स में टैक्स हमें कैसे कंप्यूट करेंगे, जो टैक्स लायबिलिटी होगी किससे कम होगा, अगर एडवांस टैक्स एसएससी ने पे करा उसे कम करेंगे, टीसीएस या टीडीएस जो जो टीडीएस अगर डिडक्ट हुआ है या टीसीएस इसका कोई रिफ्लेक्ट हो रहा है 26 ईयर्स में, उसका बेनिफिट मिल जाएगा। टैक्स रिलीफ अंडर सेक्शन 89A में मिल जाएगा। डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट में हमें क्या है, अंडर सेक्शन 90A 90 91 और 90A में हमारा क्या है, अगर कोई टैक्स हमने आउटसाइड इंडिया पे कर रखा है एसएससी ने तो उसका भी बेनिफिट मिल जाएगा, मेट का क्रेडिट हमें मिल जाएगा। अब दूसरा सिचुएशन है क्या होता है कि जैसा मैंने बात करा कि सेक्शन 134A में हमें इसका इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। सेक्शन 234 में इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो उसकी बात यहाँ पर की इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A if no return of income has been furnished. In case where no return of no earlier return has been furnished, the interest payable under section 234A has to be computed on the amount of tax on total income as declared by updated return under section 139 subsection 8A accordance with the provision of section 140A subsection 1A में क्या है कि एसएससी को क्या होगा, अपडेटेड रिटर्न में जो टैक्स लायबिलिटी है उस पर क्या होगा, इंटरेस्ट पे करेगा। अगर एसएससी ने अपना रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं करा है पहले तो उसकी सेक्शन फाइल चार्ज होता है अंडर सेक्शन 234 ऑफ इनकम, पहले फाइल नहीं करा है, मतलब अपडेटेड रिटर्न ही डायरेक्टली फाइल कर रहा है। अब दूसरा सिचुएशन क्या बनता है हमारा कि एसएससी ने क्या करा है कि एसएससी ने पहले क्या कर रखा है, अपना रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर रखा है। तो टैक्स कैसे कंप्यूट होगा, अब इसको समझते हैं। वह रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 हैज बीन फर्निश्ड बाय एसएससी एंड टैक्स इज पेबल on the basis of updated return to be furnished by SSC under section 139 subsection 8A, the SSC would be liable to pay such tax together with interest payable under any provision of this act for any default or delay in payment or advance tax, along with payment of additional tax computed under section 140B subsection 3 is reduced by amount of interest paid under provision of this act in earlier return before furnish the return. अब इसमें क्या है कि एसएससी ने अगर पहले रिटर्न फाइल कर चुका है तो भी क्या करेगा, वो यहाँ पर क्या करेगा, अगर रिटर्न पहले फाइल कर चुका है तो क्या करेगा, अपडेटेड रिटर्न फाइल करेगा, वहाँ पे इंटरेस्ट, वहाँ पर एडिशनल टैक्स पे करेगा, अगर इंटरेस्ट पे करेगा। बट यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली कि अगर कोई इंटरेस्ट उसने अगर पहले पे कर चुका है तो उसका वो उससे रिड्यूस हो जाएगा टोटल टैक्स लायबिलिटी से। अब मैनर ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल ऑन बेसिस ऑफ अपडेटेड रिटर्न, अमाउंट ऑफ रिलीफ ऑफ और टैक्स रेफर्ड टू इन सेक्शन 140A सबसेक्शन 1, द क्रेडिट ऑफ व्हिच हैज बीन टेकन इन अर्लियर रिटर्न। अगर हमने क्या करा है कि कोई एडवांस टैक्स पे करा है तो उसका रिलीफ ही उसका हमने क्रेडिट अर्लियर पहले ले चुके हैं तो उसका बेनिफिट अभी भी मिल जाएगा। टीडीएस और टीसीएस से क्रेडिट हमें अगर हमने पहले नहीं लिया है अब वो हम इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि इसमें क्या करता है, एडवांस टैक्स टीडीएस टीसीएस जो हमें बेनिफिट क्रेडिट के मिल सकते हैं अंडर सेक्शन 140A सबसेक्शन 1 में, वो सारे बेनिफिट हमें यहाँ मिल जाएंगे। अगर टीडीएस और टीडीएस का हमने क्रेडिट नहीं लिया है तो अपडेटेड रिटर्न में उसका हम क्रेडिट ले सकते हैं। अगर कोई हमारे रिलीफ जो डीटीए की बात करी थी पहले अभी, अब उसमें अगर हमने उसका बेनिफिट नहीं लिया है, उसे अगर उसको हमने क्लेम नहीं करा है तो उसको हम अपडेटेड रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं। एनी रिलीफ ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 90A which is not been included in earlier return. Similarly दोनों से एक साथ क्लब कर लें। अगर हमने क्या करा है कि मेट की क्रेडिट हमने पहले नहीं लिया है, एनी टैक्स क्रेडिट क्लेम्ड व्हिच हैज नॉट बीन क्लेम्ड इन द अर्लियर रिटर्न, तो हमने मेट का क्रेडिट हमने अगर पहले नहीं लिया है
तो भी हमें यहाँ मिल जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, aforesaid tax would be increased by the amount of refund if any issued in respect of the earlier year। हमने क्या करा था, यहाँ पर रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करी थी, इस दूसरे सिचुएशन में हमने रिटर्न ऑफ फाइल किया था। हो सकता है कि जो हमने रिटर्न इनकम फाइल किया हो वो हमने वहाँ पर रिफंड क्लेम किया हो और रिफंड हमें इशू हो गया हो, तो क्या होगा, दोबारे हम अगर अपडेटेड रिटर्न फाइल करेंगे तो वो क्या होगा, रिफंड का अमाउंट से हमारा टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगा। अगर सपोज हमने पहले हमें रिफंड 100 रुपये का इशू हो चुका है, तो अपडेटेड रिटर्न फाइल करने समय हमें 100 रुपये का इंटरेस्ट, 100 रुपये का रिफंड भी टैक्स लायबिलिटी में इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे समझते हैं हम अंडर सेक्शन इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B वेयर अर्लियर रिटर्न हैज बीन फर्निश्ड। In case where an earlier return of income is furnished, interest payable under section 234B has to be computed on the assessed income। हम assessed, अगर हमने क्या हुआ है, अगर हमने पहले रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर चुके हैं तो 234B का इंटरेस्ट हमें भी देना होगा। उस देगा assessed टैक्स का मतलब क्या होता है, द टैक्स अमाउंट, यहाँ assessed टैक्स की बात करिए, द अमाउंट और रिलीफ, the assessed income means the tax on the total income as declared in updated return to be furnished under section 139 subsection 8A after taking the following। क्या, the amount of relief of tax referred to in section 140A the credit of which has been claimed in earlier return of income। ठीक है, जो हमने क्लेम किया वो असेस टैक्स में क्या आ जाएगा कि जो हमने कोई रिटर्न फाइल करी है उसमें जो टैक्स क्रेडिट हमने क्लेम करा है, टैक्स क्रेडिट जो मेंशन कहाँ दे रखा है, सेक्शन 140A सब सेक्शन 1 में। टीडीएस और टीसीएस जो हमने क्लेम नहीं करा है, अब उसको अपडेटेड रिटर्न में हम क्लेम कर रहे हैं। रिलीफ, जो टैक्स रिलीफ हमें क्या होता है, सेक्शन अंडर सेक्शन 90A में हमने जो मिलना चाहिए था, अगर हमने उसको अपडेटेड पहले जो रिटर्न फाइल करी थी अगर उसमें हमने क्लेम नहीं करा है तो हम क्या करेंगे, उसको अपडेटेड रिटर्न में हम उसको क्लेम करेंगे। सिमिलरली क्या है कि अगर मैट क्रेडिट हमने क्या करा है, अगर हमने क्लेम नहीं करा है, जो पहले रिटर्न फाइल करी थी अपडेटेड रिटर्न में हम उसको क्लेम कर सकते हैं। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन क्या है, 234C if earlier return of income has been furnished। interest payable under section 234C wherein earlier return has been furnished has to be computed after taking into account the total income furnished in updated return as the result अपडेटेड रिटर्न एज रिटर्न इनकम। जैसे मैंने ऊपर बात करा था कि एसएससी को तीनों में क्या करना है, इंटरेस्ट पे करेगा, कहाँ पे, अंडर सेक्शन 234A में। अगर हम रिटर्न पहले फाइल नहीं करा था, अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहा है तो फाइल करेगा। अगर एडवांस टैक्स की अप्लीकेबिलिटी जहाँ होगी, अगर टैक्स लायबिलिटी बन रहा है तो एडवांस टैक्स की लायबिलिटी जहाँ बन रही होगी तो 234B और C का भी इंटरेस्ट कंप्यूट होगा। उसी की बात यहाँ पर कर रहा है ये। अब हमने हर एक जगह बात करी थी कि एडिशनल टैक्स कि अपडेटेड रिटर्न में एडिशनल टैक्स पे करना होता है। अपडेटेड रिटर्न में क्या होता है, अपडेटेड एडिशनल टैक्स पे करना होता है। तो एडिशनल टैक्स कब पे करना होगा कि इफ सच रिटर्न इज फर्निश्ड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द टाइम अवेलेबल अंडर सेक्शन 234 1 सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 और अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 ऑफ द असेसमेंट ईयर और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द पीरियड of 12 months from the end of the relevant assessment year। अब क्या है कि हमारा जो सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 139 सबसेक्शन 5 ये किसके लिए होता है, जिसे हमने डिस्कस करा था स्टार्टिंग में, ये हमारा रिवाइज बिलेटेड रिटर्न के लिए होता है। सेक्शन 135 रिवाइज रिटर्न के लिए होता है। तो ये कब कर सकते हैं, रिलेवेंट असेसमेंट ईयर के 3 महीने पहले हम फाइल कर सकते हैं। अगर हम रिलेवेंट असेसमेंट ईयर 23-24 की बात करें तो हम कब तक फाइल कर सकते हैं बिलेटेड रिटर्न और अपडेटेड रिवाइज रिटर्न, 31/12/2023 तक हम क्या कर सकते हैं, अपडेटेड रिटर्न, रिवाइज रिटर्न और बिलेटेड रिटर्न और
रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर हमने क्या करा है कि इस केस में कि सिचुएशन 1 है कि हमने अपडेटेड रिटर्न कब फाइल करा है, जो मतलब ये टाइम मतलब 31 दिसंबर 2023, मतलब जो टाइम लिमिट दिया गया है बिलेटेड रिटर्न का और रिवाइज रिटर्न का, उसके बाद अगर हमने फाइल करा है। और दूसरा सिचुएशन क्या है कि एंड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, तो उसमें क्या होगा कि हमारा क्या है, फ्रॉम द एंड ऑफ द, अगर हमने बिलेटेड रिटर्न का फाइल करी, बिलेटेड अपडेटेड रिटर्न का फाइल करा है 31/12/2023 के बाद हमने फाइल करा है, और ये कब तक फाइल कर सकते हैं, 31/3/2025 तक अगर हम फाइल करते हैं, मतलब 12 मंथ क्या लिखा है कि हमने एक क्या करा है कि टाइम लिमिट जो है 31 मतलब 139 सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 और सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 के बाद हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं। और कब फाइल कर रहे हैं कि 12 महीने पहले फाइल कर रहे हैं फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। हमारा रिलेवेंट असेसमेंट कब किया है 23-24 है, 12 महीने कब हो जाएंगे उससे पहले 31/3/2025 हो गए फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। तब क्या उस केस में क्या होगा, जो फिर टैक्स लायबिलिटी होगी, जो हमारी टैक्स लायबिलिटी होगी उसका 25% हमें क्या करना होगा, वो एडिशनल टैक्स पे करना होगा। 25% ऑफ एग्रीगेट ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट पेएबल एज डिटरमिन इन वन अबव। ठीक है, जो हमें डिटरमिन हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, वो हमें पे करना होगा एडिशनल टैक्स। सिमिलरली क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि अगर हमने बिलेटेड रिटर्न या रिवाइज रिटर्न फाइल कर, जो टाइम लिमिट है उसके उस टाइम लिमिट के बाद और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, बिफोर रिलेवेंट असेसमेंट 22-23 है, सब एक साल कब तक हो जाएगा, 31/3/2025 हो जाएगा। अगर इस केस में हम अपडेटेड रिटर्न फाइल करते हैं 31/3/2025 से पहले, और 31 दिसंबर 2023 के बाद, मतलब इसको हम ऐसे समझें 31, मतलब यहाँ हमारा हो जाएगा 1/1/2024 से टू 31/3/2025 के बीच में अगर कोई रिटर्न फाइल अपडेटेड रिटर्न फाइल करते हैं, तो हमारा क्या होगा, हम यहाँ पर क्या करेंगे 20% एडिशनल टैक्स पे करेंगे हम। सिमिलरली क्या बोलता है कि इफ सच रिटर्न इज फर्निश्ड after the expiry of 12 months from the end of the relevant assessment but before completion of 24 months determined in one above from the end of the relevant assessment year, the 50% of aggregate of tax and interest payable as determined one above। अगर हमने क्या करा है कि अगर हमने 24 महीने फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, 12 महीने के बाद, मतलब हमारा यहाँ पे क्या होता, 12 महीने के बाद हमारा क्या था, यहाँ पर 2023-24 असेसमेंट ईयर था हमारा। हम क्या कर सकते थे, एक साल क्या होता था 31/3/2025 के बाद हम अगर कोई रिटर्न फाइल कर रहे हैं अपडेटेड रिटर्न, कब तक, बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 24 मंथ्स फ्रॉम एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो यहाँ पर 24 मंथ कब हो जाएगा, 31/3/2026 हो जाएगा ये। तो मतलब इसके पीस पे मतलब 1/4/2025 से टू 31/3/2026 के बीच हम क्या कर रहे हैं, कोई रिटर्न फाइल कर रहे हैं अपडेटेड रिटर्न, तो क्या हो जाएगा, वो हम पे 50% ऑफ एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा।
यहाँ पर बोला है कंप्यूटेशन ऑफ एडिशनल टैक्स. Tax would include surcharge cess by whatever name called on such tax. The interest payable would be interest chargeable under any provision of the Act on the income as per updated return furnished under section 139 subsection 8A as reduced by the interest paid in earlier return of income. ठीक है. अब सीबीडीटी के पास पावर है क्या है कि सीबीडीटी के पास पावर है कि वो गाइडलाइन in case of difficulty arises in given effect to the provision of this section, the CBDT may issue guideline for the purpose of removing difficulties with the approval of the central government. Every guideline issued shall be laid before each house of parliament. CBDT के पास पावर दिया गया है कि अगर डिफिकल्टी हो तो क्या कर सकता है, इसको दूर कर सकता है विद अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है. आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा. पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें. थैंक यू.